राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। मैं शिव पाठक आज फिर हाजिर हूँ एक अपने हिंदी हॉरर, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियों की सीरीज में। आज की कहानी का नाम है खौफ और ये एक जबरदस्त हॉरर और थ्रिलर से भरपूर कहानी है भाइयों। लेकिन आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं या हमसे जुड़े हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में बेल आइकन को पुश करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि इसी तरह से प्रत्येक दिन हमारी आप लोगों के लिए आने वाली क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियों की सीरीज में एक से एक बढ़कर प्रत्येक दिन कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है खौफ और ये एक रियल और वास्तविक घटना पर आधारित है। बस इसमें पात्र और जगह के नाम कुछ बदल दिए गए हैं। तो चलते हैं आज की कहानी में। टप 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 अचानक ही टप टप की आवाज सुनकर प्रभास की नींद टूट गई। उसने उठकर चारों ओर देखा, तभी फिर वही स्वर सुनाई दिया, टप 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 टप। ये पानी कहाँ टपक रहा है? प्रभास ने सोचा, ये टप टप की आवाज ऐसी ही थी जैसे कहीं ऊंचाई से पानी की बूंदें टपक रही हों। वैसा ही स्वर टप टप टप। कहीं बाथरूम के शावर से पानी तो नहीं टपक रहा है? प्रभास ने सोचा, जरूर वहीं टपक रहा होगा। पहले भी एक बार उसकी चूड़ियां ढीली हो गई थी और फिर सारी रात पानी टपकता रहा था। कल सुबह ही उसे ठीक कराना होगा। उसने उठकर पावों में स्लीपर डाली और बाथरूम की ओर चल पड़ा। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही वहां सन्नाटा सा छा गया। लाइट जलाकर देखा उसने, बाथरूम पूरी तरह सूखा हुआ था और उसका नल और शावर दोनों बंद थे। फिर कहाँ टपक रहा है ये पानी? प्रभात बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। बाथरूम का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया और रसोई की ओर बढ़ गया। शायद वहां सिंक का नल टपक रहा होगा। रसोई में भी नल बंद था और सिंक पूरी तरह सूखा था। कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं नजर आ रही थी, लेकिन पानी के टपकने की आवाज तो अब भी आ रही थी। प्रभास ने पूरा घर अच्छी तरह देख लिया, कहीं पर भी पानी नहीं टपक रहा था। यहाँ तक कि वह गेस्ट रूम का बाथरूम भी चेक कराया, लेकिन कहीं पर भी पानी टपकता हुआ उसे नहीं मिला। बहुत ही चिंतित हुआ और इसी सोच विचार में वह बिस्तर पर बैठा। आंख बंद की तो फिर वही टप टप की आवाज। कहाँ देखें अब? उसने घड़ी की ओर देखा। रात का ठीक 12:20 हो रहे थे।
10 बजे ही तो वह बाहर से अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर लौटा था। लौटते समय उसकी कार के सामने एक काली बिल्ली अचानक ही आ गई थी। उसको बचाने के प्रयास में एक्सीडेंट भी होते होते बचा था। अमूमन प्रभास 9 से 9:30 बजे के बीच घर लौट आता था। उसके घर न लौटने पर माँ उसकी प्रतीक्षा में भूखी बैठी रहती थी। गत वर्ष माँ नहीं रही। उनके स्वर्गवास के बाद से ही प्रभास अकेला ही रह गया। किंतु प्रभास को माँ की कही हुई बातें उसके लिए आदर्श थीं। माँ के लिए जल्दी घर लौटने की आदत अभी भी उसकी बरकरार थी। माँ कहती थी, ऐसे ही समय पर लौटते रहा करो हमेशा, वरना अभी मैं और तेरे बाद तेरी बीबी तेरे इंतजार में भूखी बैठी रहा करेगी। माँ तो उसके लिए बीबी लाने का अरमान दिल में लिए ही दुनिया से विदा हो गई। अकेला हो गया प्रभास, लेकिन उसने माँ की दी हुई शिक्षा और आदत की जैसे गांठ बांध ली। आज ही व्यतिक्रम हुआ था ये आदत में, वह भी उस काली मनहूस बिल्ली के कारण। और आज ही टप 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 ये मनहूस आवाज तो जैसे कान फाड़े डालती थी, जैसे दिमाग पर सीधे चोट कर रही है ये टप टप की आवाज। झुंझलाता हुआ वो उठा और बिस्तर पर लेटकर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह आवाज उसके कानों में निरंतर गूंजती रही। बहुत देर तक करवटें बदलने के बाद उसने उठकर कॉटन बॉल ली और कानों में लगा ली तथा सोने का प्रयत्न करने लगा। कुछ देर तक शांति रही, उसकी आंखों में नींद उतरने लगी। तभी फिर अचानक से वही टप 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 की आवाज। झुंझला उठा वो। अब किसी प्रकार चैन नहीं मिला तो घर का दरवाजा खोलकर वह बाहर बरामदे में आ गया। वहीं एक और खंभे से टिक कर बैठ गया। कंबल को अपने चारों ओर अच्छी तरह लपेटकर वो ठंड से बचने का प्रयत्न करने लगा। दिसंबर का महीना था। खुले में बैठने के कारण ठंडी हवा के झोंके बार बार उस पर आक्रमण कर रहे थे। उनसे बचने के लिए वह स्वयं ही सिमटता जा रहा था। घुटनों को पेट से चिपकाकर उसने सिर झुका लिया और सोने का प्रयत्न करने लगा। ठीक उसी समय म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। अभी उसे नींद का झोंका आया ही था कि म्याऊं की आवाज ने उसे चौंका दिया। यहाँ बिल्ली कहाँ? कंबल से मुंह निकालकर देखा तो सामने ही 4-5 फुट की दूरी पर बैठी काली बिल्ली दिखाई दी, जो अपनी सुर्ख लाल लाल आंखों से उसे ही घूर रही थी। तभी उसके दृष्टि उसके गले में बंधे हुए लाल रंग के रिबन पर पड़ती है। अरे यह तो वही बिल्ली है जिसे बचाने के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचा था। ये यहाँ कैसे? कैसा विचित्र संयोग है। उसने फिर उसकी आंखों में देखा। देखते ही देखते उसकी आंखों में छाई लाली सफेदी में बदलने लगी थी। अब उसमें क्रोध नहीं बल्कि सौम्यता का आभास हो रहा था। प्रभास का धड़कता हृदय थोड़ा शांत होने लगा कि तभी टप 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 की आवाज। वही पानी की टपकती बूंदों जैसा स्वर। उसने घबराकर चारों ओर देखा। दूर दूर तक नीरवता और अंधकार के अतिरिक्त और कुछ न था। उसने फिर सामने देखा और
अरे वह बिल्ली कहाँ चली गई? क्या उसका घटनाओं से कोई संबंध है? प्रभास ने कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टि डाली। 3 बज रहे थे। रात देर से आने और उस दुर्घटना से 2-4 होने के बाद वह कपड़े उतारकर बिस्तर में घुस गया था। घड़ी उसकी कलाई में भी बंधी रह गई थी और जुराबे कहाँ है उसकी? उसे अच्छी तरह याद आ रहा था कि रात वह घड़ी और जुराबे पहने हुए ही बिस्तर में घुस गया था और फिर न जाने कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वो अजीब पानी टपकने का स्वर न हुआ होता तो शायद अभी भी वह गहरी नींद में सो रहा होता। प्रभास उठकर कमरे में चला आया बाहर से। प्रभास बाहर बरामदे में बैठा था तो वहां से उठकर वो अब कमरे में अपने चला आया। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी, चलो थोड़ी देर तो सो लूं, ऐसा उसने सोचा। प्रभास ने भूख भी लग रही है। अरे हाँ, उसने कल रात खाना भी तो नहीं खाया था। लौटते समय होटल से खाना पैक करवा लिया था, लेकिन फिर उस अफरा तफरी में उसे कार में ही भूल गया था। अचानक उसे याद आया, इतनी देर से वह घर से बाहर बरामदे में बैठा रहा था। आवाज उड़े उड़े उसके थे उसके, फिर भी कार तो वह अपने दरवाजे के पास ही पार्क करता था। कहाँ गई उसकी कार? बाहर तो कोई कार नहीं थी। कार जहाँ पार्क की जाती है वहीं तो बैठी थी वह काली बिल्ली। क्या हो रहा है ये सब? कहीं दिमाग तो नहीं हिल गया है उसका? उसने व्यथित जीवन में एक साथ इतनी अनियमितताएं कैसे? अकेलापन खलने लगा उसे। विचारों के झंझावात में उड़ते जुड़ते 1 घंटा बीत गया था। वह शिद्दत से किसी साथी की जरूरत इस समय महसूस कर रहा था। थका हुआ शरीर और दिमाग शिथिल पड़ता जा रहा था उसका। अब न उसे अपनी जुराबों की याद आ रही थी और न कार की। वो तो ये भी भूल गया था कि कल दोपहर के बाद से उसने केवल 1 सेब ही खाया है और वह बिस्तर पर गिरकर गहरी नींद में डूब गया। सुबह 7 बजे नौकरानी ने दरवाजा खुला हुआ पाया। प्रभास बिस्तर पर पड़ा बेसुध सो रहा था। वह चकित हुई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक। चंपा प्रभास की माँ के समय से ही उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन आदि का कार्य किया करती थी। यानी वो जो काम करने वाली औरत आई थी उसका नाम चंपा था और ये प्रभास के माँ के समय से ही उस घर की देखभाल, साफ सफाई, झाड़ू पोछा आदि करती रहती थी। खाना उसकी माँ स्वयं ही बनाती थी। प्रभास ने माँ के बाद भी चंपा को काम से नहीं हटाया था। रोज सुबह 7 बजे आकर वह घर की साफ सफाई, बर्तन साफ करना आदि करके प्रभास के लिए नाश्ता बनाकर चली जाती थी। परंतु आज तो सब कुछ अव्यवस्थित सा है। प्रभास अभी तक सोकर नहीं उठे। इस समय तक तो वो हाथ मुंह धोकर पेपर पढ़ा करते हैं। रसोई घर में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था, जैसे 3 या 4 लोगों ने खाना बनाया खाया हो। चंपा जल्दी जल्दी सफाई करने में जुट गई। बाथरूम में उसे प्रभास के एक पैर की जुराब परी दिखाई दी, कीचड़ से लथपथ, और दूसरी घर के बाहर बरामदे में। घर के सभी दरवाजे खिड़कियां खुले हुए थे। इतनी ठंड में सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल देने से घर बहुत ठंडा सा हो रहा था। चंपा ने सारी खिड़कियां बंद की और सफाई में जुट गई। काम करते करते उस दिन 8:30-9 तक बज गए सुबह के।
चाय और 2 अंडों का आमलेट बनाकर और ब्रेड में मक्खन लगाकर उसने ट्रे में रखा तथा प्रभास को जगाने उसके कमरे में चली जाती है। कई बार पुकारने पर भी जब वह न उठा तो उसने उसका पैर पकड़कर जोर से हिला दिया। उठिए भैया, 8:30 और 9:30 बज गए, नाश्ता तैयार है, आज आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? प्रभास ने कुनमुना कर करवट बदल ली। उठिए भैया, चंपा ने उसका पैर पकड़कर फिर से हिला दिया। प्रभास ने करवट लेकर आंखें खोल दी और कितनी भयानक थी उसकी आंखें, बिल्कुल लाल और सूर। भैया, चीख पड़ी चंपा। प्रभास उठकर बैठ गया। उसने आंखें मूंद कर फिर खोली तो सब कुछ सामान्य था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना भैया? चंपा ने पूछा। हाँ ठीक हूँ। अरे 9:30 बज गए। बाप रे! प्रभास हड़बड़ाते हुए बोला और जल्दी से बाथरूम में घुस गया। भैया की आंखें इतनी लाल क्यों थी? चंपा ने सोचा, लेकिन फिर उसके सामान्य स्थिति का ध्यान आने पर सिर को झटक दिया उसने। शायद वह भ्रम था मेरा। बाथरूम से नहाकर आया प्रभास तो जैसे वह वही पुराना प्रभास बन गया था जिसे चंपा रोज देखती थी। यानी अब वो नहा कर आया तो वह अपने सामान्य स्थिति में रोज जैसे व्यवहार में ही जो है वो हो गया था प्रभास। भैया, ऐसे खिड़कियां दरवाजे खोलकर मत सोया करो, ठंड लग जाएगी और कोई घुस आया तो घर में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। आजकल के चोर तो पुराने कपड़े तक उठा ले जाते हैं। चंपा ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं दरवाजे खिड़कियां खोलकर कभी नहीं सोता। तुम तो जानती हो चंपा, बिना दरवाजों को बंद किए कैसे कोई सो सकता है? कल तो अच्छी दावत की थी तुमने भैया। दावत? नहीं तो। अरे कल तो मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। प्रभास जल्दी जल्दी नाश्ता समाप्त करता हुआ बोला। अब तुम जाओ, मुझे भी निकलना है ऑफिस के लिए। जी भैया, चंपा ने कहा और घर से बाहर निकल गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि भैया ने उससे दावत की बात क्यों छिपाई। झूठ क्यों कहा कि उसने कल से कुछ नहीं खाया था। और भैया की कार उफ कैसे कीचड़ में निथरी हुई है। चंपा आगे बढ़ी तो मोड़ पर ही रईस के गैराज में काम करने वाला पिंटू मिल गया। चंपा जब वापस जाने लगी तो आगे जो है एक गैराज था और उसने एक पिंटू नाम का लड़का उससे मिलता है। वो उसे रोक कर बोली, भैया जरा समय हो तो अभी जल्दी से जाकर प्रभास भैया की कार साफ कर दो। न जाने कैसे कीचड़ में लिथरी खड़ी हुई है, जैसे कोई कहीं दलदल में चला कर आया हो। अभी ही धो देना, नहीं तो ऑफिस जाने के लिए वह परेशान होंगे। अच्छा बहन, अभी ही देख लेता हूँ, कहकर वह गैराज वाला पिंटू तेजी से प्रभास के घर की ओर बढ़ जाता है। चंपा भी अपनी राह पकड़ ली। पिंटू प्रभास के घर के पास पहुंचा तो दरवाजे के पास ही उसकी कार खड़ी थी। ऐसी जैसे अभी अभी वर्कशॉप से धुल कर आई हो, बिल्कुल साफ चमचमाती हुई। पिंटू सोचने लगा, कार तो प्रभास भैया की बिल्कुल साफ धुली हुई है, फिर चंपा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? प्रभास जल्दी तैयार हुआ, जूते स्टैंड से उठाए, जुराबे पहनी, जूते पहने और घर लॉक करके ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा। कार तो वहां थी ही नहीं, वह वाहन की तलाश में आगे बढ़ा। तभी एक ऑटो रिक्शा उसकी बगल में आकर रुका। प्रभास जल्दी से उसमें बैठ गया। ऑटो वाले ने मीटर गिराया और आगे बढ़ा दिया। ये एक रहस्य समझ में नहीं आ रहा है कि वह कार उस लड़के को दिखती है और उस
काम वाले चंपा को कार गंदी दिखती है, उसको कार साफ दिखती है, प्रभास को कार दिखती नहीं है। रसोई में बर्तन जूठे पड़े होते हैं और उसकी एक जुराबें यहाँ पड़ी होती हैं, वहाँ पड़ी होती हैं, घर के दरवाजे खिड़की खुले होते हैं। ये सब एक रहस्य है जो समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या मतलब है, और एक जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर यहाँ पे हो रहा है। प्रभास का ऑफिस वहां से आधे घंटे की दूरी पर था। वह आराम से पुष्ट से टिक कर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। हवा के झोंके उसे बड़ी राहत पहुंचा रहे थे। नींद की झोंक में उसके हाथ से ऑफिस का बैग छूटकर पैरों पर गिर पड़ा। झुककर उसने बैग उठाया तो निगाह मोजों पर पड़ी। अरे ये तो वही मोजे थे जिन्हें वो रात को ढूंढता रहा था। वह भी बिल्कुल साफ सुथरे, ये कैसे हो गया? उसके पास मोजों का एक ही जोड़ा है, वही कल उसके पैरों से गायब हो गया था और आज खुद ब खुद धुलकर साफ सुथरा उसके जूतों में मौजूद था। तैयार होने की जल्दी में उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था और अब वह बड़ी उलझन भरी दृष्टि से देर तक जुराबों को अपने देखता रहा। क्या हुआ साहब, कुछ खो गया क्या? ऑटो वाले ने पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं, प्रभास ने कहा। प्रभास ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद ऑटो रुक गया। आपका ऑफिस आ गया, ऑटो वाला बोला। प्रभास ने बैग उठाया और ऑटो से बाहर निकलने के लिए पाँव बढ़ाया। अचानक वह ठिठक गया। उसने ऑटो वाले को तो बताया ही नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। फिर वह उसे उसके ऑफिस तक कैसे ले आया? सुनो, कौन हो तुम? प्रभास ने पूछा। ऑटो वाले ने चेहरा उसकी ओर घुमाया तो प्रभास की चीख निकल गई। उफ, इतना भयानक चेहरा! उसका चेहरा बेहद भयानक और डरावना था। माथे पर बिंदी लगाने के स्थान पर गोल छेद जिसमें आग धधक रही थी। आंखें खून आलूदा, खून से सुर्ख, बिल्कुल सुर्ख, और उसके दोनों गाल उन्हें तो जैसे किसी नुकीली चीज से गोद डाला गया हो। ऑफिस आ गया साहब। उसके खुले मुख से जैसे गर्म भाप का भभका निकला। प्रभास के रोए खड़े हो गए। दहशत से वह चीख उठा और फिर अचानक ही बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रभास की चीखें दूर दूर तक गूंज गई। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने ऑफिस की टेबल पर पड़ा था और उसके सहकर्मी उसे चारों ओर से घेरे हुए खड़े थे और एक चपरासी पानी का जग लिए खड़ा था। पता नहीं कितनी देर तक वह बेहोश रहा था और वहां कैसे आया। वो यानी बाहर से वो अंदर ऑफिस में कैसे आता है, कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तुम ठीक हो ना? वो गार्ड, हम तो डर ही गए थे। उसके सहकर्मी रमेश ने कहा। क्या हुआ है मुझे? यहाँ कैसे आया मैं? प्रभास ने पूछा। हम लाए तुम्हें उठाकर, तुम ऑफिस के सामने सड़क पर बेहोश पड़े थे। सड़क पर? और वह ऑटो वाला? वहाँ कोई ऑटो नहीं था, तुम तो पैदल आए थे आज। पैदल? हाँ, पान वाला बनवारी है ना, उसी ने बताया कि तुम पैदल एक हाथ में बैग लटकाए चले आ रहे थे। फिर अचानक ही ऑफिस के सामने खड़े होकर चीखने लगे और गिरकर बेहोश हो गए। मनोहर ने बताया। फिर पूछा, तुम्हारी कार कहाँ गई? पता नहीं, मैं आज ऑटो से आया था। फिर क्या? फिर वह ऑटो वाला, उसका वह भयानक चेहरा प्रभास ने जोर से झुरझुरी ली। कौन ऑटो वाला? कहाँ गई कार? यार कुछ ठीक से बताओ तो समझ में भी आए। विनोद ने झुंझला कर कहा। विनोद भी उसके ऑफिस का ही सहकर्मी था।
ओह, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, प्रभास बोला। ओके। और सभी लोग उसे उसके केबिन में पहुंचने में उसकी मदद की और फिर अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्रभास दोनों हाथों से सिर थाम कर बैठ गया। अजीब उलझन में पड़ गया था वह। क्या हो रहा उसके साथ? ये सब, उसकी जुराबे गायब होना और फिर ढोलकर जूतों में पहुंच जाना, वह पानी टपकने की दहशतनाक आवाजें, रात भर सोना पाना, कायर और कार गायब हो जाना, क्या था वो सब? चंपा ने कहा था कि उसे सारे घर की खिड़की दरवाजे खुले मिले थे। उनसे पूछा था कि क्या रात में कोई दावत हुई थी, और वह रहस्यमय भयानक चेहरा वाला ऑटो वाला जो बिना बताए ही उसे ऑफिस तक ले आया था। बनवारी कहता है कि वह पैदल ऑफिस आ रहा था। तो क्या वह सब वहम था उसका? रात की वह सब घटनाएं सच नहीं थी? वो सब शायद कोई भयानक सपना जो उसके हृदय में कहीं गहरे बैठ गया था। ऑफिस वालों से किसी से कुछ कहेगा तो सब हंसेंगे, यही वह सोच रहा था। जरूर भयानक सपना ही था, वो उसके दिमाग का वहम ही था। लेकिन उसकी कार कहाँ गई? उसकी कार कहाँ गई? उसकी कार, वो यही सोच रहा था। तभी चपरासी ने आकर बताया, साहब एक लड़का आपकी कार नीचे छोड़कर चाबी दे गया है, ये लीजिए। उसने कार की चाबियां उसके सामने मेज पर रख दी। कौन था? पता नहीं साहब, बोला गैराज से आपकी कार लेकर आया है, मैं चाबियां आपको दे दूं, पेमेंट वो बाद में आपसे ले लेगा। चपरासी ने ऐसा ही बताया प्रभास को। पेमेंट? प्रभास ने मस्तिष्क को अपने झटका सा लगा। पेमेंट तो उसने ऑटो वाले को भी नहीं किया था, वो तो उसे देखते ही बेहोश हो गया था। तो क्या वह भी बाद में पेमेंट देगा? कैसा पेमेंट? प्रभास एक बार फिर उलझ गया। उसने चाबियां अपने सहकर्मी रमेश को देकर कार को पार्किंग में लगाने के लिए कहा। फिर न जाने क्या सोचकर स्वयं ही साथ हो लिया। ठहरो, मैं भी चलता। रमेश ने उसे विचित्र दृष्टि से देखा। जब वह स्वयं ही कार पार्क करने जाता रहा है तो रमेश को साथ ले जाने का क्या मतलब? आओ चले। प्रभास ने रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बिना कुछ बोले रमेश उसके साथ चल पड़ा। ऑफिस के सामने बनवारी की दुकान के पास ही खड़ी थी उसकी कार, चमचमाती हुई जैसे अभी ही वर्कशॉप से आई हो। रमेश के साथ प्रभास भी कार की चमकती बॉडी को देखते ही रह गए। आपकी कार तो बिल्कुल नई लग रही है साहब, बनवारी ने टोक दिया। अभी अभी कोई लड़का खड़ी करके गया है, किस वर्कशॉप का था? प्रभास ने पूछा। पता नहीं, बड़ी अच्छी सर्विसिंग की है, रमेश बोला। हाँ, तुम्हें तो पता होगा कि कहाँ भेजी थी कार? नहीं यार, किसी से भिजवाई थी। आओ बैठो। प्रभास ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। कार में बड़ी अच्छी भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। कार ड्राइव करते वह पार्किंग में ले गया। सब कुछ सामान्य था, कोई नई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी प्रभास के मन में कहीं कुछ खटक जरूर रहा था। दिन भर बहुत बेचैन रहा, किसी भी काम में मन नहीं लगा। शाम को उसने अपने दोस्त अनूप से बात करने का निश्चय किया, किंतु इन वक्त पर साहस जवाब देगा। क्या कहेगा वो? इन सारी बातों घटनाओं का कोई भी प्रमाण नहीं है उसके पास। अगर
अगर उसने भी इसे मेरे दिमाग का फितूर या वहन समझा तो मुझे पागल अवश्य समझेगा। इसी विचार से उसे ने हतोत्साहित किया और वह बात नहीं कर पाया। अंत में उसने घर जाने का ही निश्चय किया। दोपहर में लंच उसने ऑफिस के पास स्थित रेस्टोरेंट में ही किया था, जहां वो हमेशा खाना खाया करता था। शाम को घर जल्दी पहुंचकर उसने खिचड़ी बनाने की सोची। कभी कभार वह घर पर खिचड़ी, तहरी या जीरा राइस, पुलाव जैसी चीजें बना लिया करता था। रोटी बनाना उसे नहीं आता था, इसलिए जब रोटी खानी होता था तो वह उसे बाहर दुकान या रेस्टोरेंट से पैक करा के ले आता था। उस दिन वह जल्दी ही घर पहुंच गया। अभी 8 ही बजे थे। रात के कपड़े बदल कर उसने खूब मल कर स्नान किया, जैसे पानी के साथ ही अपनी सारी परेशानियों को भी वह बहा देना चाहता हो। नहाकर उसने पैजामा बनियान पहनकर शाल ओढ़ लिया, क्योंकि ठंड का माहौल था, जाड़े का मौसम था, इसलिए उसने शाल ओढ़ लिया और रसोई का प्रबंध करने लगा। रसोई में प्रवेश करते ही वह चकित रह गया। कुकर गैस पर चढ़ा हुआ था और सीटी बजा रहा था। उसने बढ़कर गैस बंद कर दी। ये कुकर किसने चढ़ाया गैस पर? उसने सोचा। पानी का गिलास लेकर वह बिस्तर पर जाकर बैठ गया। एक एक घूंट करके उसने पानी खत्म किया। मन अभी भी वहीं उलझा हुआ था कि रसोई में कौन था। चंपा तो कब की चली गई होगी, शाम को कहाँ आती है वो तो, और इसके आगे वह सोच नहीं सका। रसोई घर में जाकर कुकर को खोलता है तो एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। कुकर में खिचड़ी थी, बिल्कुल उसकी पसंद वाली छिलकेदार मूंग की खिचड़ी, घी और जीरे की छौंक वाली। प्रभास को भूख लगाई थी, इसीलिए बिना इस विषय में अधिक सोचे समझे या सोच विचार किए उसने खिचड़ी थाली में परोसी और डाइनिंग टेबल पर रखकर खाने के लिए चिम्मच उठाया। अचानक उसे याद आई माँ की कही बात। बेटा, खाना खाने से पहले ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद जरूर दिया करो। जिसने तुम्हें अन्न मुहैया कराया, भगवान को भोग लगाकर खाओगे तो विष भी अमृत हो जाएगा। उसने चिम्मच रख दिया, थाली को हाथ लगाकर ईश्वर का स्मरण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लो प्रभु, भोजन ग्रहण करो। आचमन छोड़कर उसने भोजन करना आरंभ किया। वास्तव में बहुत अच्छा स्वाद था। मन प्रसन्न हो गया और पेट भर गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मुझ अकेले पर इतनी कृपा करने के लिए। अपना वरद हस्त मेरे सिर पर बनाए रखना। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। दिन भर की सारी घटनाओं को दिमाग से निकालकर वह बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है और वह सो जाता है। तभी अचानक उसे अपने माथे पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श का एहसास होता है। कौन है? सो जा बेटा, मैं हूँ तेरे पास। प्रभास के कानों में जैसे उसकी माँ का स्वर गूंजा। उसने करवट बदल ली। माँ के साथ के एहसास ने उसे अनोखी शांति दी। मुझे छोड़कर मत जाना। वह और बड़बड़ाया, नहीं जाऊंगा, तू डरना मत, हमेशा तेरे साथ तेरी माँ है। वही स्वर फिर उभरा। आंखें बंद किए वह माँ के ही हाथों का स्पर्श अपने सिर पर अनुभव कर रहा था। बड़ा सुखद अनुभव हो रहा था उसे। नींद गहराने लगी थी कि तभी हठात तेज आवाज के साथ खिड़की के पट खुल गए। ठंडी हवा के झोंकों के साथ ही तीव्र दुर्गंध का झोंका भी कमरे में प्रवेश कर गया।
घबराकर प्रभास ने आंखें खोल दी। खिड़की के पास कोई था। उस अंधेरे में भी उसका साया स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कौन कौन हो तुम? प्रभास ने चिल्लाकर पूछा। मैं हूँ। हा 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 हा। और वह पीछे पलट गया। ओह, ये तो वही था, वही जिसे उसने ऑटो वाले के रूप में देखा था। वही चमकती लाल आंखें और बिंदी के स्थान पर गोल छेद जिसमें आग की लपटें मचल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। अट्टहास करते समय उसके बड़े बड़े डरावने दांत चमक उठते थे। उस अंधेरे में भी प्रभास उसे फैले फैले ओठों और उसके किनारे से बहती लहू की धार को स्पष्ट देख पा रहा था। उसके बाल खिचड़ी हो रहे थे, कहीं सफेद तो कहीं काले और कहीं कहीं लाल। बिखरे हुए बालों, बड़े बड़े दांतों और भयानक चेहरे वाली उस आकृति ने अपने हाथ फैलाए तो उसके 4-5 इंच लंबे नाखूनों को देखकर प्रभास सिहर गया। माँ, उसके ओठ कांपे। दूर हट, ये मेरा शिकार है। और भयानक साया चिंगाड़ा। नहीं नहीं, मेरा बच्चा। हा हा हा, तेरा बच्चा। हा हा हा। वह अचानक ही ठहाके लगाने लगे। उसके अट्टहास से जैसे घर की दीवारें कांपने लगी। प्रभास के सिर को अपने प्यार भरे स्पर्श से सहलाने वाला साया कमरे के द्वार के और कोने में सिमट गया और देखते ही देखते धुआं बन गया। उसी समय कुछ रोशनदान से बाहर की ओर कूदा। वो तो वही काली बिल्ली थी। कमरे में अभी भी वही भयानक रात गूंज रहा था। सारा घर थरथरा रहा था। दीवारें दी जा रही थी और फिर धड़ाम। प्रभास की चेतना डूबती चली गई। अब अगले दिन सुबह 7 बजे चंपा फिर से आई। प्रभास तब भी सो रहा था। उसने जल्दी जल्दी चाय तैयार की और उसे जगाया। जब तक उसने नाश्ता तैयार किया तब तक प्रभास भी फ्रेश होकर नहा धोकर आ गया। उसे नाश्ता देकर चंपा रसोई में चली गई। बर्तन देखकर वह मुस्कुरा पड़ी। प्रभात भैया ने कल खिचड़ी बनाई थी शायद। जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाकर वह चली गई। नियत समय पर प्रभात भी ऑफिस के लिए निकल पड़ा। कार उसके घर के सामने ही खड़ी थी, चमचमाती हुई, जैसे उसे अभी कुछ देर पहले ही धोया साफ किया, वॉशिंग किया गया। उसने श्रद्धा पूर्वक अलमारी में रखी हनुमान चालीसा निकालकर मेज पर रख दी। माँ की तस्वीर को प्रणाम किया और ऑफिस के लिए निकल गया। वो दिन सामान्य भी था। हालांकि पिछले दिनों के अनुभवों ने उसे परेशान कर रखा था। कभी कभी उसे लगता जैसे जो भी घटा वह सब सपना था या फिर उसका वहम बह रहा है। शाम होने पर वह अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट चला गया। गपशप करते 9 बज गए। तब ध्यान आया कि वह फिर देर तक घर से बाहर रहा था। उसका मित्र अनूप उसके साथ ही था। उस दिन हरीश और सोहन तो वहीं पास में ही रहते थे। अनूप का घर प्रभास के घर से 8-9 किलोमीटर आगे ही था। जब वे घर जाने के लिए तत्पर हुए तो अनूप ने देखा कि उसकी बाइक तो पंचर पड़ी है। अब इतनी रात में कहाँ बनेगा पंचर? परेशान मत, चलो मेरे साथ ही चलो। चले घर पर फोन करके बता देना भाभी को और मेरे घर पर ही रुक जाना आज रात। प्रभास ने उससे कहा अनूप से। लेकिन सरस्वती वहाँ रात भर अकेली रहेगी, बहुत डरती है वह अकेलेपन से। अनूप ने कहा कोई बात नहीं, चल मैं तुझे घर छोड़ दूंगा।
ओके, एक शर्त बोल, तू मेरे घर से खाना खाकर लौटेगा। अनूप बोला, लेकिन कोई लेकिन नहीं, मंजूर हो तो बोल, वरना मैं ऑटो पकड़ता हूँ। अच्छा बाबा, चल, आज का डिनर तेरे घर पर ही सही। अब तो खुश। प्रभास ने कुछ इस अंदाज में कहा कि सभी खिलखिला पड़कर हंस पड़े। हरीश और सोहन को विदा कर, यानी उनके साथ के जो दो सहपाठी और थे, काम करने वाले कलीग, हरीश और सोहन, वो उनको विदा करके अब अनूप और प्रभास दो लोग बचते हैं। तो प्रभास, अनूप और प्रभास कार में बैठते हैं। रास्ते में अब प्रभास ड्राइव करता है, तो रास्ते में प्रभास ने कहा, पहले घर चलूं? क्या करेगा घर जाकर? चल पहले मेरे घर, फिर आकर सो जाना, अनूप ने कहा। प्रभास ने हुंकार भरी। अनूप का घर बस्ती से कुछ हटकर, शहर से थोड़ा बाहर, प्रकृति की गोद में बसा हुआ खूबसूरत सा घर, जिसकी बालकनी से दूर तक फैली पहाड़ियों और वनराजी स्पष्ट दिखाई देती थी। दिन में वह दृश्य बहुत सुंदर लगता, परंतु रात का अंधेरा फैलते ही सब कुछ काले साए में बदल जाता। इसीलिए संभवतः अनूप ने अपनी पत्नी के अकेले रहने पर भयभीत होने की इसी वजह से ये बात कही थी। घर के निकट पहुंचकर प्रभास ने स्वयं इसे महसूस किया। दूर तक फैले प्राकृतिक दृश्यों पर फैली काली चादर ने एक बार तो जैसे उसे भी सहमा दिया। अनूप, तो शहर में आकर क्यों नहीं रहता? प्रभास ने उससे पूछा। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है, इसीलिए वह जगह छोड़ी नहीं जाती। माता पिता ने बड़े अरमान से जिंदगी भर की जमा पूंजी जोड़कर इस घर को बनाया था। उनका प्यार बसा है यहाँ इस घर में, अनूप ने भावुक होकर बताया। फिर तो इसे छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। माँ बाप का आशीर्वाद जहाँ पर हो, वह स्थान जन्नत से कम नहीं होता। प्रभास बोला। उसके हृदय पटल पर उसकी माँ की छवि तैर गई। आओ भीतर चलते। सरस्वती ने उनका स्वागत किया। फिर डिनर करते करते 10:30 बज गए। ओह, 10:30 बज गए। प्रभास ने घड़ी देखते हुए कहा, तो क्या हुआ, अकेले ही तो हो, आज यहीं सो जाओ, बैठक में तुम्हारा बिस्तर लगवा देता हूँ। अनूप बोला, हाँ भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी यहीं आराम कीजिए, कल ऑफिस यहीं से चले चले। दोनों ने बड़े ही आग्रह से उसे वहीं रोक लिया। आदत के विपरीत देर रात तक दोनों बात करते रहे। दूसरे दिन प्रभास और अनूप एक साथ ही घर से निकले। ऑफिस जाते समय रास्ते में ही प्रभास का घर पड़ता था, तो उसने घर के सामने ही कार रोक ली। क्या हुआ? अनूप ने पूछा। कुछ नहीं, चलो इधर से ही तो जाना है, अभी वक्त है, तो घर होते चलो, चंपा को कुछ काम भी सहेज दूंगा। प्रभास बोला। दोनों कार से उतरकर घर की ओर बढ़े। घर खुला देखकर अनूप ने पूछा, अरे तुम्हारा घर तो खुला है, तो आया है क्या यहाँ? घर की एक चाबी चंपा के पास रहती है, वही होगी, साफ सफाई कर रही होगी। घर में प्रवेश करते ही किचन में सब्जी की बड़ी अच्छी सुगंध आई। बड़ी अच्छी खुशबू है, तुम्हारी चंपा खाना भी बनाती है क्या? अनूप ने पूछा। नहीं यार, खाली साफ सफाई करती है, लेकिन इधर 2-1 दिनों से लगता है कि खाना भी बना जाती है। प्रभास बोला। लगता है का क्या मतलब? कभी सामने उसने कुछ कहा नहीं, मैंने कभी उससे खाना बनाने के लिए नहीं कहा, तो भी अरे वाह, ऐसी नौकरानी तो बड़े भाग्य से मिलती है। हाँ, सो तो है, विश्वसनीय है और सीधी भी, माँ के समय से काम कर रही है। कहीं तुमसे इश्क विश्क तो नहीं करने लगी? अनूप ने आंख मारते हुए शरारत से पूछा, और अचानक ही जैसे घर में तूफान आ गया।
फटाफट खिड़कियां के दरवाजे खुलने और बंद होने लगे, जैसे घर में बवंडर घुस आया। और फिर अचानक ही प्रभास की राइटिंग टेबल उड़कर अनूप से टकराई। चीखता हुआ वो जमीन पर जा गिरा। ओह, ये क्या हो रहा है ये सब? हेमा, रक्षा करो। प्रभास चिल्लाकर अनूप की ओर बढ़ा। उसने उसे सहारा देकर उठाया और पलंग पर बैठा दिया। मेज के कोने ने उसके माथे को घायल कर दिया था, रक्त बहने लगा था। उसने रुमाल निकालकर उसका घाव पोंछना चाहा। ये क्या? घाव से बढ़ती रक्त की बूंदें हवा में उड़ने लगी और पूरे कमरे में चक्कर काटने लगी। ये सब क्या है? प्रभात, मैंने तो मजाक किया था। सॉरी यार, अब कभी मजाक नहीं करूंगा तुमसे, अनूप बोला। प्रभास कुछ भी कह नहीं सका। सहारा देकर उसने अनूप को उठाया और बाहर की ओर बढ़ चढ़ा। तेरी मरहम पट्टी करा दूं। तभी उसके दृष्टि रसोई के द्वार पर पड़ी तो वे सिहर उठे। रसोई का द्वार खुला हुआ था और अंदर गैस चूल्हे के पास बिखरे बिखरे बालों वाली कोई लड़की खड़ी थी। कौन? चंपा? उसने पलट कर देखा तो प्रभात सिहर कर रह गया। कितना भयानक रूप था उसका। आंखें तो जैसे थी ही नहीं, बड़े बड़े काले गड्ढे जिनसे खून बह रहा था, बिखरे हुए बाल और गहरा सांवला रंग। कहाँ है चंपा? अनूप ने पूछा। प्रभास के मुख से आवाज नहीं निकली। उसने इशारे से रसोई की ओर संकेत किया। वहां कहाँ? वहां तो कोई नहीं है। अनूप उधर की तरफ देखते हुए प्रभास से बोला। वो प्रभास ने दृष्टि उठाई। ये क्या? रसोई तो खाली पड़ी थी। बर्तन धुले हुए एक ओर रखे थे। रसोई व्यवस्थित थी। कहीं भी खाना बनाए जाने का कोई चिन्ह नहीं था। तो वह खुशबू, वो औरत, हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? ये सब। प्रभास ने अनूप का हाथ कसकर थामा और बाहर निकल आया। वहां एक नया ही आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी कार गायब थी और उसके स्थान पर अनूप की बाइक खड़ी थी, दुरुस्त और साफ सुथरी। तुम्हारी कार कहाँ गई? और यह मेरी बाइक यहाँ कैसे? अनूप ने बौखलाकर प्रभास से पूछा। पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। अनूप, चलो यहाँ से। प्रभास उसे घसीटता हुआ बाइक तक पहुंचा, उसे पीछे बैठाया और बाइक ऑफिस की ओर बढ़ा दी। मैं जाऊं? ऑफिस पहुंचने पर अनूप ने प्रभास से पूछा। हाँ, अभी तुम अपने ऑफिस जाओ, शाम को यहीं आ जाना। बहुत कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन प्लीज अभी मत परेशान हो, शाम को बातें करेंगे। प्रभास कुछ विचलित स्वर में बोला। ओके, जैसी तुम्हारी इच्छा। अनूप अपनी बाइक लेकर अपने ऑफिस की ओर निकल गया, जो वहां से तकरीबन आधा फर्लांग की दूरी पर था। आगे दिन भर प्रभास के मन में विचारों का संघर्ष चलता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपने विचित्र अनुभवों को अनूप से शेयर करना चाहिए था या कि नहीं। कहीं उसने भी इसे उसका वहम मान लिया तो। लेकिन शायद ऐसा न हो, क्योंकि अनूप भी इन घटनाओं का थोड़ा सा साक्षी तो रहा ही है। अब जो भी हो, शाम को वो अनूप से अपनी परेशानी जरूर शेयर करेगा। क्या पता कोई हल निकल ही आए। और अब शाम को जब प्रभास घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर आया, तब उसकी कार अपने निर्धारित स्थान पर खड़ी थी, जो कि उसके घर से अचानक ही गायब हो गई थी और उसकी जगह वह बाइक आ गई थी। वह कार की ओर बढ़ा, तभी बगल की गली से निकलकर अनूप की बाइक सामने आ गई।
आओ प्रभास। अनूप ने उसे बुलाया। मेरी कार, छोड़ो उसे, जब चाहे तब धोखा दे जाती है। आओ जल्दी से बैठो पीछे। अनूप बोला। प्रभास के बैठते ही उसने बाइक स्टार्ट कर दी। जब प्रभात के घर का मार्ग छोड़कर अनूप की बाइक दूसरी ओर मुड़ी तो उसने टोका, इधर कहाँ? मेरे घर। आज तो मेरे घर चल रहा है, लेकिन कोई लेकिन नहीं, अनूप ने उत्तर दिया। जब वे अनूप के घर पहुंचे तब उसकी पत्नी बैग लेकर तैयार खड़ी थी और घर के बाहर टैक्सी भी खड़ी थी। ये क्या, कहीं जा रहे हो तुम लोग? हम सब जा रहे हैं तुम्हारी भाभी के चाचा के घर, उनके यहाँ कुछ काम है तो उन्होंने अर्जेंट बुलाया है हम सबको, अनूप ने बताया। लेकिन तुम हमारे साथ चल रहे थे, इतने टेंशन में हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते प्रभास। हाँ प्रभास भैया, चलिए टैक्सी में बैठते हैं। अनूप की पत्नी ने आग्रह किया तो प्रभास भी विरोध न कर सका। अनूप उसे खींचता हुआ टैक्सी तक ले गया। सबके टैक्सी में बैठते ही टैक्सी चल पड़ती है। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर बाद प्रभास ने भारी आवाज के साथ पूछा। मेरे साथ हो तुम? हमारा भरोसा नहीं है क्या? अनूप ने पूछा। है यार, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, प्रभास ने खिसिया कर कहा और कार की विंडो से बाहर देखने लगा। कार अब शहर से बाहर आ चुकी थी। शाम का धुंधलका फैलता जा रहा था। पेड़ पौधे इमारतें सब तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। प्रभास ने सर को हल्के से झटका दिया। लो, तुम लोग कुछ खा लो। अनूप की पत्नी ने अपने साथ रखे झोले में से मेवे के लड्डू निकालकर उन्हें पकड़ा दिए। उसे खाकर दोनों ने पानी पिया तो जैसे दिन भर की थकान मिट गई। जब टैक्सी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर रुकी तब रात के 10 बज रहे थे। जहां पर वे उतरे वह एक अच्छा भला बड़ा सा भवन था, जिसके गेट पर वॉचमैन खड़ा था और पास ही जंजीरों से बंधा हुआ आलेशियन डॉग उन्हें अपनी तीखी दृष्टि से घूर रहा था। अनूप पत्नी और मित्र के साथ भीतर की ओर बढ़ता है। भवन के सामने बड़ा सा बरामदा और उसके पीछे मुख्य द्वार। अभी वे द्वार तक पहुंचे ही थे कि द्वार निशब्द खुल गया। सामने एक अत्यंत भव्य व्यक्तित्व के स्वामी खड़े थे। गले में रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर त्रिपुंड तिलक। आओ आओ बच्चों, रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं बाबूजी, अनूप ने उत्तर दिया। उसने बढ़कर उनके पैर छुए तो प्रभास ने भी चरण स्पर्श किया। उसके चरण स्पर्श करते ही वे चौंक से उठे। तुम? ये मेरा मित्र प्रभास है बाबूजी, अनूप ने बताया। उन्होंने गहरी दृष्टि से प्रभात की ओर देखा। ठीक है, ठीक है। वे जैसे स्वयं से ही बातें कर रहे थे। फिर अनूप की पत्नी की ओर मुख करके बोले, तुम भीतर जाओ, माँ से मिल लो और मिश्रानी के साथ जाकर रसोई देख लो। जी बाबू। सरस्वती सिर झुकाकर घर में चली गई। तुम दोनों मेरे साथ आओ, कहकर वे दालान में दूसरी ओर चल पड़े। अनूप और प्रभास उनका अनुगमन कर रहे थे। इमारत का लगभग आधा चक्कर लगाकर वह एक बड़े से द्वार के पास जाकर रुक गए। दरवाजे पर बड़ा सा पुराने ढंग का ताला लगा हुआ था और चौखट के ऊपर दीवारों पर और द्वार के दोनों ओर कुछ मंत्र जैसे लिखे हुए थे। ये मेरा व्यक्तिगत कक्ष है। ताला खोलते हुए वे बोले, और मैं रथीन्द्र शुक्ला, अनूप का ससुर और सरस्वती का पिता,
मुझे अपने किसी मित्र की कुछ समस्याओं के बारे में बताया था अनूप ने। वह मित्र तुम ही हो ना? हाँ बाबू, यही है वो जिसके लिए मैंने आपसे बात की थी। मैं इसे एक बार आपसे मिलाना चाहता था बस। अनूप ने कहा, अच्छा किया जो तुम इसे यहाँ ले आए, कुछ अधिक ही परेशान है ये आजकल। वृद्ध बोले, कमरे के अंदर एक एक चटाई बिछी हुई थी। बीच में एक हवन कुंड बना था जिसके चारों ओर लाल रंग से चौक बनाया गया था। एक ओर एक पात्र में कुछ सामग्री रखी हुई थी। प्रभास और दोनों ही बड़े आश्चर्य से वह सब देख रहे थे। इससे पूर्व कभी अनूप को भी इस विशेष कक्ष में आने का अवसर नहीं मिला था। चिंता मत करो प्रभास, तुम इधर आकर मेरे सामने बैठो। रथेंद्र शुक्ल ने प्रभास को अपने सम्मुख चौक पर बिठा दिया और स्वयं एक और आसन बिछाकर बैठ गए। पास रखे पूजा के थाल से सफेद पाउडर जैसा निकालकर उन्होंने पूरे चौक को घेरते हुए गोला बना दिया। आसन पर बैठकर कुछ क्षण में ओठों से बुदबुदाते हुए कोई मंत्र जपते रहे। फिर हाथ बढ़ाकर प्रभात के मस्तक पर तीसरे नेत्र के स्थान पर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे का हल्का सा दबाव दिया तो प्रभाव चीख पड़ा। अनूप ने घबराकर उसकी ओर देखा। देखते ही देखते प्रभास का चेहरा लाल पड़ने लगा, आंखों में सुर्खी उभरने लगी। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर उसी स्त्री की आकृति झलकने लगी जिसकी एक झलक अनूप ने प्रभास की रसोई में देखी थी। अगले ही पल उसकी भयानक हंसी गूंज उठी। चुप, बिल्कुल खामोश, वृद्ध गरजे। अचानक प्रभास चुप हो गया। अब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, कौन हो तुम? सुहासिनी। प्रभास के मुख से स्त्री का स्वर निकला। कौन सुहासिनी? वृद्ध ने पूछा। प्रभास की मंगेतर। लेकिन प्रभास की मंगनी कहाँ हुई है? झूठ बोलती हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। अचानक उसका स्वर सौम्य हो गया। प्रभास के मुख पर अब एक अत्यंत सुंदरी लगभग 14-15 वर्ष की किशोरी का चेहरा छलकने लगा। कब हुई तुम्हारी मंगनी? वृद्ध ने पूछा। बहुत बचपन में, जब मैं 5 साल की थी और ये 8 साल का। तब हम दोनों के पिताजी जीवित थे। उन्होंने ही तो हमारी मंगनी कराई थी और कहा था, ले सुहासिनी, अब प्रभास तेरा है, इसकी देखभाल तुमको ही करना है। तुम्हारा विवाह क्यों नहीं हुआ? वृद्ध ने पुनः पूछा। क्योंकि प्रभास का चेहरा पीड़ा से विकृत होने लगा। फिर वह जैसे बड़े कष्ट से बोल पड़ा। हम सब मर गए। क्या? कौन मर गया? उन्होंने चौंक कर पूछा। मैं, मेरी माँ, पिताजी, सब। कैसे? कार एक्सीडेंट में। सब। हाँ, हम सब, कोई नहीं बचा। फिर कुछ ही दिनों बाद प्रभास के पिता का हार्ट फेल हो जाने के वजह से वह भी नहीं रहे। इसकी माँ इसे लेकर नए शहर चली गई। तभी से मैं इसे ढूंढती रही। क्यों? मेरा मंगेतर है ये। इसकी सेवा करने के लिए अब तो इसकी माँ भी मर गई है, तो मैं इसकी सेवा करने के लिए इसके घर आ गई। इसे डराने नहीं। मैं इसे क्यों डराऊंगी? मैंने तो इसके लिए खाना बनाया, इसकी कार साफ कराई, उसका ब्रेक ढीला हो गया था, उसे ठीक कराया। नहीं, तुम तो उसे डराकर परेशान कर रही हो। नहीं, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ। ये डर जाता है तो मैं क्या करूँ? इसकी माँ मुझे इसके पास जाने से रोकती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। वह बड़ी मासूमियत से बोल रहा था। प्रभास,
तुम इसका साथ छोड़ दो। तुम मर चुकी हो, ये सत्य को स्वीकार कर लो। प्रभास जीवित है, वह इस दुनिया का प्राणी है, जबकि तुम आत्मा लोक में जा चुकी हो। भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। बचपन से मैं इसे अपना स्वामी मानती रही नहीं, ये मेरा है। इससे मिलने के लिए तुम्हें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये संसार न छोड़ दे। यदि ऐसा है तो मैं उसे मार दूंगी। देह छोड़कर वह मेरे साथ रह सकेगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसके साथ उसकी माँ की आत्मा है जो उसकी रक्षा कर रही है। वही तो सबसे बड़ी बाधा है। वह कुछ उदास हुई। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, चली जाओ अपनी दुनिया में। नहीं, मैं प्रभास के बिना नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। नहीं, वह चीख पड़ी। वृद्ध ने हाथ में कुछ सरसों के दाने लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया तो प्रभास चीखने लगा। वृद्ध ने सरसों के मंत्र पूरित दाने प्रभास पर फेंक दिए। वह चीख कर गिर पड़ा। अनूप घबराकर उसकी ओर बढ़ा, परंतु रथेंद्र शुक्ल ने उसे वहीं रोक दिया। ठहर जाओ अनूप, अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने एक बार फिर कुछ मंत्र बुदबुदाने आरंभ कर दिए। कुछ ही क्षण बाद प्रभास उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली। क्यों बुलाया है मुझे? उसने पुनः स्त्री स्वर में पूछा। अनूप इस स्वर को सुनकर चौंक पड़ा। ये स्वर प्रभास की माँ का था। नमस्कार बहन, कैसी हैं आप? रथेंद्र जी ने सम्मान पूर्वक पूछा। ठीक हूँ, बस इस बच्चे के लिए ही व्याकुल रहती हूँ। अब आप संसार की माया छोड़कर मुक्त हो जाइए। मैं भी यही चाहती हूँ, किंतु इसे एक बार सुखी देखना चाहती हूँ। प्रभास की माँ का स्वर प्रभास के मुख से निकला। वह प्रसन्न है बहन, उस पर क्या संकट है? कोई नहीं, बस वह सुहासिनी वही संकट बन गई है। इसके लिए आप इसे उससे मुक्ति दिला दें तो मैं भी निश्चिंत होकर चली जाऊं। जिसके सिर पर माँ का साया हो उसको कोई कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। आप निश्चिंत रहें। अब मैं सुहासिनी को और अधिक छूट नहीं दे सकता। उसे यहाँ से जाना ही होगा। बहुत प्यारी बच्ची थी वह, इसीलिए हम लोगों ने बचपन में ही हंसी हंसी में दोनों बच्चों का एक दूसरे के लिए तय कर दिया था। परंतु उन लोगों के एक्सीडेंट के कारण सब तहस नहस हो गया। उनके माता पिता तो मुक्ति पा गए, किंतु यह अपने अत्यधिक लगाव के मोह में बंधी रह गई। प्रभास की माँ ने बताया, अब आप दोनों की मुक्ति का समय आ गया है। आज रात्रि आप दोनों ही इस संसार के मोह से मुक्त हो जाएंगी। रवींद्र शुक्ला जी ने उन्हें आश्वासन दिया। आप सुहासिनी की मुक्ति का कार्य करें भाई। उसके जाते ही मैं स्वतः ही मुक्ति पा जाऊंगी। यदि उसकी कोई वस्तु मिल जाए तो ये कार्य सुगम हो जाएगा। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकती हैं? उन्होंने पूछा। प्रभास चुप हो गया। वो तो जैसे बैठे बैठे ही सो गया था। लगभग 4 मिनट बाद उसने पुनः आंखें खोल दी। आप? हाँ, मैं प्रभास की माँ ही हूँ। हमारे घर में मेरी संदूक के अंदर एक छोटा डिब्बा रखा है जिस पर हनुमान जी का चित्र चिपका हुआ है। टिन के उस डिब्बे में प्रभास बचपन में अपनी वस्तुएं रखा करता था। उसी में एक रेशम से कढ़ा हुआ रुमाल है, गुलाबी रंग का। उसे सुहासिनी ने प्रभास को उसके जन्मदिन पर दिया था। आपका काम शायद उससे चल जाएगा। हाँ, अब आप जाएं, मैं उपाय करता हूँ। रथेंद्र शुक्ला ने उन्हें विदा किया। कुछ देर बाद प्रभास सामान्य हो गया और वे उसके तथा अनूप के साथ कक्ष से बाहर आ गए। कक्ष से निकलने के पूर्व ही उन्होंने दोनों युवकों के
गले में एक एक अभिमंत्रित धागे की माला पहना दी थी। उस कक्ष को पूर्ववत बंद करके तीनों घर के अंदर आ गए, जहाँ भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा हो रही थी। दूसरे दिन अनूप अपने साले के साथ वापस शहर लौट गया। प्रभास के घर में उसकी माँ का संदूक ढूंढने में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। चंपा के सहयोग से उसने संदूक ढूंढ लिया। चंपा वही घर में जो काम करती थी प्रभास के यहाँ, और उस पर लगे छोटे से ताले को तोड़कर उसके अंदर से वह निर्दिष्ट डिब्बा ढूंढ निकाला। डिब्बा बहुत सुंदर था और उस पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ था। उसे लेकर दोनों शाम तक पुनः रथेंद्र शुक्ला जी के पास पहुंच चुके थे, उनके घर पर। आधी रात होने पर उन्होंने उसी कक्ष में जाकर पूजा प्रारंभ कर दी। कुछ ही देर के प्रयत्न के बाद वे सुहासिनी को उसके दिए रुमाल की सहायता से बुलाने में सफल हो गए। इस बार पूजा के घेरे में उन्होंने प्रभास को नहीं बैठाया, बल्कि एक मिट्टी की छोटी सी गुड़िया बनाकर उसे ही वह रुमाल लपेट दिया था और उस पर काला धागा बांध दिया था। प्रभास और अनूप किनारे चटाई के आसन पर बैठकर समस्त क्रियाकलाप मूक दर्शन बनकर देख रहे थे। रथेंद्र शुक्ल के मंत्र जाप करते ही वह मिट्टी की गुड़िया जीवित के समान प्रतीत होने लगी। उसने बड़े प्यार से रुमाल को लपेटकर छोटा सा घूंघट जैसा बना लिया। उसी समय वृद्ध ने हाथों में गंगा जल लेकर मंत्र पढ़ते हुए उस पर डाल दिया। देखते ही देखते वह गुड़िया गलकर जमीन पर फैल गई। शुक्ला जी ने उसी रुमाल से सारी मिट्टी समेटकर रुमाल सहित हवन कुंड में डाल दिया। उसे डालते ही हवन कुंड में अचानक आग जलने लगी। तेज लपटों में से एक बार सुहासिनी का चेहरा छलका और फिर धुआं बनकर उसी में समा जाता है, उसी धुएं में लुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। वृद्ध ने पुनः गंगा जल छिड़ककर कुंड की अग्नि को पवित्र किया, उसे प्रणाम किया और सबके साथ कक्ष को बंद करके बाहर आए। पूजन कक्ष में ताला बंद करते हुए वह बोले, लो बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। अब जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम सारी समस्याओं से मुक्त हो चुके हो। साथ ही तुम्हारी माँ भी अब सारी मोह माया को छोड़कर स्वर्ग पहुँच गई है और तुम्हारी प्रेमिका भी अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। प्रभास अनायास ही श्रद्धा वनत होकर और उस वृद्ध मनुष्य जो कि उसके दोस्त के ससुर थे, जिनका नाम रथेंद्र शुक्ला था, उनके चरणों में श्रद्धावनत होकर पैरों पर झुक गया और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम किया। और फिर रथेंद्र शुक्ला ने अपने दोस्त को यानी प्रभास को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और हमेशा सुखी रहने के लिए उसको आशीर्वाद दिया और अपने दामाद और बेटी के साथ प्रभास को वहां से जाने के लिए विदा किया। फिर ये सभी लोग सुखी सुखी और सुखपूर्वक वहां से विदा होकर अपने शहर, अपने घर की ओर चल देते हैं। और इस तरह से प्रभास को उसकी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और फिर अगले दिन वह लोग ऑफिस के लिए सुबह 9 बजे तैयार होकर अपनी उसी गाड़ी से ऑफिस की ओर रवाना होते हैं। और फिर प्रभास कहता है कि ये सारी बातें ऑफिस में किसी को भी नहीं बताना कभी, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे और तरह तरह की बातें उछालेंगे। जबकि वे दोनों जानते थे कि यह एक सत्य घटना है जिससे वो लोग रूबरू हो चुके हैं और यह
उनके साथ बीता हुआ एक भयंकर समय था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और कभी कभी ये कहानी तो सत्य घटना पर थी, लेकिन इस पर कोई जल्दी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन ये वास्तव में एक वास्तविक और सत्य घटना है जो कि जबरदस्त हॉरर और हॉन्टेड से भरपूर थी। और इस कहानी का नाम था खौफ। तो ये खौफ इतना भयानक था कि इसका जो है उस समय जब ये खौफ से गुजर रहा था प्रभास, उस समय कितना भयानक और भयावह रहा होगा। इस तरह प्रभास की समस्या का समाधान हुआ और वो अपने जीवन में पूर्ववत की भांति हो गया और सारी समस्याओं से मुक्ति मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी खौफ। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कृपा करके कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल के बेल वाले आइकन को सेलेक्ट करके ऑल पर करके पुश कर दीजिएगा, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सब्सक्राइब हो जाए। और इसी तरीके से प्रत्येक दिन आने वाली हमारी क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, हॉन्टेड व हॉरर से भरपूर कहानियों की सीरीज में प्रत्येक दिन एक से बढ़कर एक कहानी आपको मिलती रहे और उस कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करके शेयर अवश्य कर दें आगे। और इसी के साथ ये कहानी का समापन होता है और मैं आपका दोस्त, आपका भाई शिव पाठक आप लोगों से आज विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। और पवन पुत्र संकट मोचन मारुति नंदन केसरी कुमार हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोगों के ऊपर आने वाले समस्त संकटों से संकट मोचन हनुमान जी रक्षा करें। आपकी आयु में वृद्धि हो, आपके रोजी रोजगार में वृद्धि हो, आपके घर परिवार में हर चीज की वृद्धि हो, आप लोग हंसी खुशी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, आपकी रोजी रोजगार में बरकत होती रहे। ऐसा ही हमारा आप सभी लोगों के लिए पवन पुत्र हनुमान जी से और माँ लक्ष्मी से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है। एक बार पुनः प्रार्थना आप लोगों से कि प्लीज आप चैनल के बेल वाले आइकन को सेलेक्ट करके ऑल पर पुश कर दें, ताकि इसी तरीके से प्रत्येक दिन आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ आप लोगों को पुनः राम राम, जय सिया राम। मैं शिव पाठक विदा लेता हूँ, कल फिर मिलता हूँ। राम राम, जय सिया राम, जय।